Okay, good morning to all of you. Myself, डॉक्टर सुजीत के श्रीवास्तव। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS के बारे में कि हम लोग आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से, चाहे वो ऑनलाइन हो क्लासेस, चाहे आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो, और किस तरीके से आप इसमें अपने आप को चयनित करें, चयनित करवाने में किस तरीके से ये क्लास आपको मदद कर सकती है और क्या इसका रोल है। तो आज मैं आपसे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में आपसे बातचीत करूंगा और आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी ये किस तरीके से सहायक है आपको आपके सिलेक्शन के लिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लें कि व्हाट इज़ द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी आप जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हमारे जीवन में स्वास्थ्य का कितना महत्वपूर्ण रोल है, और जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। यानी आप जीवन में कोई भी काम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं। तो स्वस्थ रहना हमारी पहली एक जिम्मेदारी है, अपने प्रति भी, समाज के प्रति भी, देश के प्रति भी। इसके अलावा जब हम लोगों की किसी की भी जब तबीयत ख़राब होती है तो आप अस्पताल में जाते हैं, आप अपने चिकित्सक या डॉक्टर से परामर्श लेते हैं और अस्पताल में आप अपना इलाज करवाते हैं। आप जब अपने हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज करवाते हैं, तो उस अस्पताल में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है नर्सों की, नर्सिंग स्टाफ की। क्योंकि जो नर्सिंग स्टाफ होता है ये चिकित्सक और रोगी यानी कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच की एक मुख्य कड़ी होता है। डॉक्टर अपना जो कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो कुछ भी इलाज होता है, वो इन्हीं नर्सों के माध्यम से यानी कि इन्हीं नर्सिंग स्टाफ की मदद से वो आपको उनको जो है उनके मदद से आपका इलाज करते हैं। तो जो एक रोल होता है वो बड़ा एक अच्छा महत्वपूर्ण रोल होता है, दोनों के बीच की कड़ी कह सकते हैं कि जो कि नर्सिंग स्टाफ की होती है। बिना नर्सिंग स्टाफ के ना तो कोई अस्पताल, ना तो कोई चिकित्सक ही काम कर सकता है। जब कोई रोगी अस्पताल में भर्ती होता है, एडमिट होता है किसी भी हॉस्पिटल में, तो उसकी पूरे दिन को उसकी सेवा, उसका इलाज और उसका सब कुछ एक नर्सिंग स्टाफ के माध्यम से ही संभव हो पाता है। और एक अच्छा नर्सिंग स्टाफ होना किसी भी हॉस्पिटल के लिए अपना एक एसेट है, यानी कि बिना अच्छे कुशल नर्सिंग स्टाफ के बिना कोई भी अस्पताल एक अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक नर्सिंग स्टाफ वो स्टाफ है जो कि चिकित्सक और रोगी के बीच की एक कड़ी होता है, महत्वपूर्ण कड़ी होता है। साथ में जो डॉक्टर यानी चिकित्सक की सारी बातों को, सारे इलाज को रोगी तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये जो नर्सिंग स्टाफ है या जो नर्सिंग स्टाफ है, तो अब बात करते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की बात क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मिलिट्री के अपने अस्पताल होते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं, अपने मेडिकल कॉलेज होते हैं। तो इन मेडिकल कॉलेज या अस्पतालों में नियुक्त होते हैं नर्सिंग स्टाफ। मिलिट्री हॉस्पिटल्स में, मिलिट्री सेंटर्स पे या किसी भी अन्य परिस्थिति में जहाँ पर भी सेना को आवश्यकता होती है चिकित्सकों की या नर्सिंग स्टाफ की, तो ये नर्सिंग स्टाफ यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के थ्रू वो उनका चयन होता है और वो एक 4800 या ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे यानी एक अच्छी खासी लगभग उनकी जो वेतन होता है वो बहुत ही अच्छा वेतन होता है, भत्ते होते हैं और उस लगभग 50,000 के करीब उनका वेतन होता है। इसके साथ अन्य भत्ते होते हैं, अन्य सुविधाएं होती हैं। तो इसके जो कि उनको चयन के बाद, उनकी ट्रेनिंग के बाद जब उनकी जहाँ पे उनकी नियुक्ति होती है तो उनको प्रदान किया जाता है। और इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो आपका जो कि सेना में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जैसा कि आप जानते हैं, वो सेना के लिए ही स्पेशली डिज़ाइन है, यानी सेना के लिए महत्वपूर्ण रूप से उनको इस पद का सृजन किया गया है, इस एक रोल का सृजन किया गया है। तो उनका जो मुख्य कार्य होता है वहाँ पर सैनिकों की सेवा करना होता है। सैनिकों जो कि किसी भी रोग के कारण ग्रसित हों या किसी भी अभियान में वो घायल हो गए हों, किसी भी अभियान में वो गंभीर रूप से घायल हैं या सामान्य रूप से घायल हैं या किसी भी आकस्मिक वजहों से उनके स्वास्थ्य में
मुश्किल पैदा हुई है, तो उसको चिकित्सकों के माध्यम से, जो कि वहाँ पर चिकित्सक तैनात रहेंगे, उनके माध्यम से उनका इलाज करना, उनकी सेवा करना, ये मुख्य रूप से नर्सिंग स्टाफ का दायित्व होता है। नर्सिंग स्टाफ मुख्य रूप से सेवा करने और उनका इलाज करने के लिए वहाँ पर नियुक्त होते हैं। तो ये जो नर्सिंग स्टाफ है, ये जो नर्सिंग MNS है, तो MNS एक महत्वपूर्ण एक कड़ी है सैनिक चिकित्सालयों में सैनिक चिकित्सकों और सैनिकों जो कि रोगी हैं, जो कि किसी भी तरीके से घायल हैं, किसी भी तरीके से वो रोगग्रस्त है, उनको बीच की एक कड़ी है और इसका जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे कि ये जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है, इनकी किस तरीके से तैयारी की जाए, इनमें किस तरीके से चयन किया जाए और ये क्या है। तो जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है, इसमें मुख्य रूप से जो भूमिका है आपकी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की एक बहुत ही प्रमुख भूमिका है, बहुत ही प्रमुख भूमिका है। ना केवल आपके चयन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है कि आपको चयनित करवाने में लगभग आधा सिलेबस, आधा जो आपका प्रश्न पत्र है, आधा जो आपका पाठ्यक्रम है उस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में, वो आधा, लगभग आधे से ज़्यादा वो जीव विज्ञान कवर करता है, आधे से ज़्यादा कवर करता है। अब आप समझ सकते हैं अगर किसी भी चीज़ में जो कि आधे से भी ज़्यादा अगर कवर करती है तो वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर ये 50% आपने कमांड कर लिया तो आपका सिलेक्शन लगभग तय है, सर लगभग तय है। दूसरी चीज़, ये जीव विज्ञान अगर आपने अच्छे से पढ़ा, यहाँ पर इसकी तैयारी अच्छे से कर ली, तो ये जीव विज्ञान ना तो केवल आपका चयन आपको करवाने में योगदान देगा, बल्कि जब आप आगे ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, जब आप नियुक्त होंगे और जब आप नर्सिंग स्टाफ के रूप में, नर्सिंग सर्विसेज के रूप में वहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे, तो वहाँ पर भी ये जीव विज्ञान आपको बहुत महत्वपूर्ण सहयोग देगा आपके इस ज्ञान का, क्योंकि बिना जीव विज्ञान के तो आप वहाँ के पाठ्यक्रम को ना तो पूरा कर पाएंगे और ना वहाँ पे अपनी भूमिका का उचित रूप से निर्वहन कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये जीव विज्ञान है, ये बायोलॉजी है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ना कि आपको केवल सिलेक्शन लेने में, बल्कि वहाँ पर आपके ऑपरेशंस में, वहाँ पे आपके जॉब के ऑपरेशंस में, वहाँ पर आपको जॉब को अपने परफॉर्म करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देगा। तो निश्चित रूप से ये बायोलॉजी जो है, जो जीव विज्ञान है, ये आप मान के चलें कि अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज आप की प्रिपरेशन करना जा रहे हैं और आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो बायोलॉजी आपके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अगर आपने अच्छे से बहुत ही अच्छे से आपने पाठ्यक्रम, अपने सिलेबस को तैयार किया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको स्टडी किया, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन तो निश्चित रूप से तय है ही, लगभग तय है। लेकिन इसके साथ साथ आपको भविष्य में भी, जब आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के थ्रू आप कहीं अपॉइंट होंगे और जब आप अपनी ड्यूटी कैरिड आउट करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही बहुत हेल्पफुल एक नॉलेज, एक आपका जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब हम ये बात करते हैं कि ये यहाँ पर जो बायोलॉजी है वो किस तरीके से आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू या ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू आप किस तरीके से इसकी तैयारी करें और किस तरीके से इसका प्रारूप होगा, किस तरीके से यहाँ तैयारी करवाई जाएगी कि आपका चयन हो। मैं सुजीत श्रीवास्तव आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने यहाँ के बायोलॉजी क्लासेस को एक अच्छे से रेगुलर पैटर्न पे आप यहाँ पे आए, आपने क्लासेस अपनी अटेंड करी, साथ साथ आपने शीट सॉल्व करी और आपने केवल कोचिंग्स यहाँ की मदद से आपने तैयारी की, तो आपका सिलेक्शन गारंटेड है, गारंटेड सिलेक्शन है, गारंटेड सक्सेस है। फिर से मैं बात कर रहा हूँ, आपका जो सिलेक्शन है वो पूरी तरीके से आप पर निर्भर है। और अगर आपने यहाँ पर आके अपनी रेगुलर क्लास करी, रेगुलर यहाँ की शीट्स, जो क्वेश्चन शीट्स होती हैं या जो आपको होम असाइनमेंट दिए जाते हैं, उनको अगर आपने अच्छे से किया तो आपकी सिलेक्शन, आपका चयन गारंटेड है। मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका चयन ना हो। तो डोंट वेट, कम हियर, join the class and get the selection, make your future, make your career. It's all up to you, it's all up to you कि किस तरीके से आप कितनी जल्दी यहाँ पर आते हैं और इस क्लास को चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से आप अपने आप को किस तरीके से बेहतर रूप से तैयार करते हैं। तो हम ज़रा एक बार इस बात को देखते हैं कि बायोलॉजी में आपको क्या क्या यहाँ पर
स्टडी करना है, इस सिलेबस में किस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ेंगे, किस तरीके से देखेंगे। तो जो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में जो सबसे पहला आप एक यहाँ पर कहेंगे कि सबसे पहला आप जो यहाँ पर एक चैप्टर देखने वाले हैं, जिसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड की, हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड की। यहाँ पर द लिविंग वर्ल्ड में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग का वर्ड का मतलब जितनी सजीव चीज़ें हैं, जितनी सजीव चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सजीव हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंसीडर्ड एज द लिविंग थिंग्स। जंतु और पौधे मुख्य रूप से माने जाते हैं कि वो सजीव हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सजीव के निर्जीव के मध्य में भी आती हैं। दे आर सम थिंग दैट आर कैटेगराइज बिटवीन लिविंग थिंग एंड द नॉन लिविंग थिंग। क्योंकि जब आप किसी मिलिट्री ऑपरेशंस या मिलिट्री सर्विसेज में आप जाएंगे तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि कौन सी चीज़ें लिविंग हैं, है ना, किस तरीके से लिविंग हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको हार्मफुल होती हैं, बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल किसी एक कोविड-19 का एक प्रकोप है, ये एक वायरस है, ये किस तरीके का वायरस है, ये वायरस क्या होता है, वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, वायरस को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, है ना। ये वायरस इज़ व्हाट, इफ़ यू विल से व्हाट इज़ वायरस। आपने देखा होगा कोविड-19 कोरोना वायरस के इस समय हर तरफ कोरोना वायरस, केवल एक वायरस के कारण एक पूरा इकोनॉमी, पूरा वर्ल्ड एक तरीके से प्रभावित है, सब उस लोग उससे प्रभावित है, हम सभी, हम आप, हमारी हर एक एक्टिविटी आज एक वायरस के कारण डिस्टर्ब्ड है। क्यों डिस्टर्ब्ड है, ये कौन सा वायरस है, ये कौन है, क्या ये दिखाई पड़ता है, क्या वायरस हमको दिख रहा है, कहीं कोई लिविंग थिंग है कि हमको पता है कि अच्छा ये है वायरस, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है ना। हम उसको किल क्यों नहीं कर सकते जिसके कारण इतनी प्रॉब्लम है। बड़े बड़े कंट्रीज़, अमेरिका, इटली, यूरोपियन कंट्रीज़, जिनके पास हर एक साधन है, चाहे वो मिलिट्रीज़, वेपन्स से लेकर हेल्थ फैसिलिटीज़, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है। उसके बावजूद अमेरिका जैसा देश, लगभग लाखों लोग वहाँ पे कोलैप्स कर चुके हैं, इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, पूरा वर्ल्ड इससे प्रभावित है। किससे प्रभावित है आप देखेंगे, दिस इज़ द वायरस। एक वायरस है, तो ये वायरस क्या है ना, ये वायरस कौन है, नॉन लिविंग है या लिविंग है। इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन टू मी। तो पहला था वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है, एक कड़ी है जो कि सजीव और निर्जीव के बीच में है। जब वायरस किसी भी होस्ट यानी कि अपने जहाँ जिसको वो इन्फेक्टेड करता है उससे बाहर होता है, तो वो एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। वो कुछ नहीं कर सकता है अगर जब तक कि उसको कोई लिविंग बॉडी ना मिले तो। लेकिन जैसे ही उसको कोई लिविंग बॉडी मिलती है, जैसे ही किसी लिविंग बॉडी पर आता है, वो एक्टिव हो जाता है, बहुत सारे वायरस बना लेता है, शरीर को बीमार कर देता है, मार देता है और लोगों को प्रभावित करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। हम लोग यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड में देखेंगे कि वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है ना, फंगस क्या है, ये फंजाई क्या है, फंगल वायरल डिजीज़ कौन कौन सी हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सी हैं, फंगल डिजीज़ कौन कौन सी हैं, पैरासिटिक डिजीज़ कौन कौन सी हैं, मलेरिया है, डेंगू है, ये सब क्या है ना। बहुत सारा कुछ भी होता है, किसी बॉडी में तो इन्फेक्शन होता है ना। तो ये सारा सब कुछ हम लोग किस में देखेंगे, द लिविंग वर्ल्ड में देखेंगे। ये सारी चीज़ें क्या हैं, और ये केवल केवल आपकी तैयारी करवाएगा ना, तो आपको कुछ यहाँ पर आपको तो सफलता देगा ही देगा आपके MNS में, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। लेकिन इसके आगे जब कभी भी आप अपने MNS के रूप में कहीं आप नियुक्ति पाएंगे तो उसमें भी आपको बहुत ही सहयोग देगा। आई थिंक यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दीज क्लासेस, गारंटेड यू विल हैव दीज क्लासेस। आपको इन क्लासों के माध्यम से आपका जो तैयारी है वो तो होनी ही है, लेकिन साथ साथ जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे, यानी जब आप अपनी कहीं नियुक्ति में अब अपने कार्य को वहाँ पर संपादित करेंगे, व्हेन यू वर्क देयर एंड व्हेन यू विल डील विद द पेशेंट, व्हेन यू डील विद द लाइव प्रोजेक्ट्स, देन डेफिनेटली दिस नॉलेज विल हेल्प यू, दिस नॉलेज विल हेल्प यू टू मेंटेन यू, to enable you to solve the day by day activity in your job। तो ये एक जो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे कि ये लिविंग वर्ड क्या है, व्हाट इज़ द लिविंग वर्ड, है ना। ये लिविंग वर्ड क्या है, कौन कौन से लोग आते हैं इसमें,
कौन से शामिल हैं, फिर प्लांट्स क्या है, ये ह्यूमंस क्या है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। क्योंकि जब तक ये जो जीव विज्ञान है ये किसका विज्ञान है, जीवों का विज्ञान है ना। बायोलॉजी इज व्हाट, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग। यानी जो जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, जितनी भी लिविंग हैं, हम उनको स्टडी करते हैं, हम उनको देखते हैं कि किस तरीके से उनका जो लिविंग वंश है उनका रोल और उनका महत्व क्या है, वो किस तरीके से उनका जीवन आगे बढ़ता है, वो कौन कौन से। तो इन सारी द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग केवल लिविंग की बात करेंगे, लिविंग थिंग्स की, जो लिविंग हैं, क्योंकि जिनको हमको पढ़ना है, जिनको हमको जानना है, तो हम बात करेंगे किसकी, लिविंग थिंग की। तो लिविंग थिंग को पहले तो हम लोग क्लासिफाइड करेंगे, कौन कौन से लिविंग हैं, जो लिविंग है, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, यानी सजीव और निर्जीव के बीच में मुख्य अंतर क्या है, सजीव कौन कौन से हैं, निर्जीव कौन कौन से हैं। फिर जो सजीव हैं वो कौन कौन से सजीव हैं, प्लांट्स क्या सजीव हैं, आपको पता चलेगा हाँ प्लांट्स लिविंग वन हैं। एनिमल्स लिविंग हैं, हाँ एनिमल्स लिविंग हैं, है ना। तो हम लोग इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर जानेंगे। फिर आगे आके जब हम देखेंगे तो आगे हम पाएंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है, जिनको हमको पढ़ना है, मानव, मैनकाइंड, वो क्या है, उसकी एक्टिविटी किस तरीके से होती है, ह्यूमन क्या है ना। इस सब की बातें भी हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें क्लासिफिकेशन के बाद देखेंगे कि कैसे लोअर एनिमल्स हैं और फिर हायर एनिमल्स हैं, फिर ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना। ये सब कुछ हम लोग देखेंगे क्योंकि हमको पता है कि जो एक ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा जो मानव है, तो उसका जो जीवन है वो प्रभावित होता है अन्य लिविंग थिंग्स के कारण। पौधे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं बहुत तरीक़ों से। पौधों से हम भोजन लेते हैं, प्लांट्स आर फूड प्रोडक्ट। पौधों का उपयोग हम दवाओं बनाने में करते हैं, बहुत सारी दवाएँ हैं, मोस्टली वो प्लांट्स ओरिजिनेटेड होती हैं। पौधों से ही हमको जड़ी बूटी या बहुत सारी दवाएँ हैं जो हमको पौधों से मिलती हैं। बहुत से ऐसे पौधे हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, उनका दवाओं में उपयोग करते हैं, जैसे तुलसी का पौधा हो गया, है ना, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, जो कि हम अपने घर में मसालों की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो दवाएं भी हैं। हल्दी है ना, दालचीनी है, मेथी है, ये सब चीज़ें जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, ये खाने के अलावा ये दवाएं भी हैं, ये दवाओं की तरह भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग किस में देखेंगे, द लिविंग वर्ल्ड में देखेंगे कि ये लिविंग वर्ल्ड क्या है। उसके बाद जो दूसरा एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, नंबर 2, जो हम लोग इस पर बात करेंगे, वो है सेल बायोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी। अब ये सेल क्या है, कोशिका क्या है, सेल जानेंगे कि सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिकाएं जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी चाहे वो कोई भी लिविंग थिंग हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे कोई भी हो, वो किससे मिलके बना होगा, सेल्स या सेल के बाई प्रोडक्ट से मिलके बना होगा। और ये इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं। सेल के बेस पर एनिमल सेल होती है, प्लांट सेल होती है, दोनों अलग अलग होते हैं, उनमें कुछ लक्षण होते हैं जो कि उनको डिवाइड करते हैं। फिर सेल, जो एनिमल सेल है, जो प्लांट सेल है, उनमें बहुत सारी चीज़ कॉमन भी होती है। फिर हम देखेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनल हैं जो कि हमको एनर्जी देते हैं, यानी एक सेल के बारे में पूरी आपको स्टडी करनी होगी। फिर आप देखेंगे कि इस सेल का फंक्शन क्या है। फिर आप देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं, इनका डिफरेंसेस क्या है। फिर आप देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड जो है, जो क्लोरोप्लास्ट, कोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होती है, ये क्या है। तो ये सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे, सेल बायोलॉजी में देखेंगे। फिर देखेंगे किस तरीके से सेल डिवाइड होती हैं, सेल का डिवीज़न होता है, वो सेल डिवीज़न किस किस तरीके से होते हैं, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, और कौन कौन से तरीके होते हैं, ये सब कुछ हम लोग किस में देखेंगे, इस सेल में हम लोग उनको स्टडी करेंगे। वो हम लोग किस में स्टडी करेंगे, सेल में स्टडी करेंगे। ये सब कुछ पढ़ने के बाद, जब ये सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे, तो हम बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, वो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे, फिर बात करेंगे आवर फूड की बात करेंगे, यानी हमारा जो भोजन है हम उसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हम अपने फूड की बात करेंगे, भोजन की बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो कुछ भी हम क्या खाते हैं वो हमारा भोजन है। पहला तो यही मैं जानना चाहेंगे कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं, क्या वो भोजन है, क्या समोसा भोजन है, चिप्स भोजन है, पान मसाला भोजन है, गरी खाते हैं वो भोजन है, सौंफ खा रहे हैं भोजन है, हल्दी खा रहे हैं भोजन है, पेप्सी पी रहे हैं भोजन है, कोक पी रहे हैं भोजन है ना। इज दीज आर फूड्स, बर्गर इज फूड, मोमोज इज फूड,
वॉट एवर वी ईट, इज दिस फूड? नो, दिस इज नॉट फूड। तो व्हाट इज फूड? भोजन क्या है? तो जब से पहले जानेंगे कि ये भोजन क्या है। दूसरी बात हम जाते हैं, एक पुरानी कहावत आपने सुनी कि जैसा खाए अन्न वैसा बने वन। तो जब तक आपका जो शरीर है, उसके शरीर का जो निर्माण होता है वो आप जो भोजन करते हैं उससे होता है, और हमारा पूरा स्वास्थ्य जो है भोजन पर निर्भर करता है। पूरा स्वास्थ्य हमारा, हमको स्वस्थ बनाए रखने में भोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। फूड इज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ आवर हेल्थ। अगर कोई बीमार व्यक्ति है, कोई अस्पताल में भर्ती है, कोई किसी की तबीयत खराब है, तो उसको आप केवल दवाओं के माध्यम से ही जीवित नहीं रख सकते। उसका जीवन बचा सकते हैं दवाओं के माध्यम से, लेकिन वो दवाएं, वो इंस्ट्रूमेंट, वो सब कुछ तब काम करेगा जब उसके शरीर में जान होगी, जब उसके शरीर में कुछ होगा, है ना। जब आप दवाएं खाते हैं तो दवा खाली पेट नहीं खाते हैं। खाते हैं क्या दवा खाली पेट? कुछ दवाएं होती हैं जो खाली पेट खानी होती है, लेकिन सब दवाएं नहीं होती हैं। सारी दवाओं का, एंटीबायोटिक या कोई भी दवाएं जब आप लेते हैं तो आप उसके बाद अक्सर आपको सलाह दी जाती है आप खाने के बाद दवाएं खाएंगे। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि दवाएं भी तभी अपना असर करती हैं जब आपके शरीर में एनर्जी होगी, जब आपके शरीर में कुछ होगा बॉडी में, है ना। अगर आप एक दिन भोजन छोड़ दें, शायद आपको भूख लगे, कुछ देर बाद थोड़ा वीकनेस लगे, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। एक दिन आप चल सकते हैं, 2 दिन चल सकते हैं, 3 दिन चल सकते हैं। क्या 1 हफ्ते आप बिना भोजन के रह सकते हैं? 10 दिन बिना भोजन के रह सकते हैं? 15 दिन बिना भोजन के रह सकते हैं? लेकिन उसके बाद बिना किसी कारण के व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उसने भोजन ही नहीं किया होता है। यानी भोजन के बिना हम आप जीवित तक नहीं रह सकते। फिर आप देखेंगे कि हम पानी के बिना क्या कर सकते हैं। अगर हम जल छोड़ दें, जल का त्याग कर दें, भोजन तो त्याग किया ही, जल का भी त्याग कर दें, फूड और वाटर भी ना लें, तो आप देखेंगे कि आप हो सकता है 2 दिन तक केवल बिना पानी के जीवित रह सकें। भोजन के बिना हो सकता है 10-15 दिन आप पानी पीकर आप जीवित रह गए, लेकिन जल तो ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप मात्र 2 दिन के भीतर आप जो है आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मृत्यु तक हो सकती है। पर्सन कुड बी कोलैप्स्ड विदाउट द वाटर, क्योंकि हमारे शरीर का आधे से हिस्सा जल से मिलके बना है। तो जल के बिना मृत्यु हो सकती है 2 या 3 दिन में। फिर हम देखते हैं कि जल तो ठीक है, फिर हम देखते हैं कि अगर हमको ऑक्सीजन ना मिले, तो क्या होगा? इफ यू नॉट गेट ऑक्सीजन ड्यू टू एनी वे, किसी भी तरीके से आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाए, आपको ऑक्सीजन ना मिले 10 मिनट के लिए, केवल 10 मिनट के लिए आपको ऑक्सीजन नहीं दिया जाता, आपका सांस लेने का जो क्रम है वो क्या होगा? वाई वी लिव, हम क्यों जिंदा हैं? क्योंकि हम सांस ले रहे हैं। सांस लेने में क्या रेस्ट हो सकता है क्या? कि चलो 1 घंटा रेस्ट करके सांस लेते हैं, 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं? नहीं, ऑक्सीजन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि 5 मिनट, यस ओनली 5 मिनट्स कैन किल यू इफ योर ऑक्सीजन सप्लाई विल बी डिस्टर्बेड। किसी भी तरीके से अगर आपके ऑक्सीजन, शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता है किसी भी वजह से, 5 मिनट का समय, केवल 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स कैन किल यू, कुड बी फॉर द डेंजर, इट इज़ अ मेजर डेंजरस फॉर योर लाइफ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए ऑक्सीजन इज अ गैस, बट इज हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, water is very important for our life, food is very important for our life, so these things are very important in terms of our life। तो ये सब कुछ हम लोग अपने फूड के बारे में पढ़ेंगे कि भोजन क्या है, भोजन में क्या होता है, भोजन हमको क्या देता है, एनर्जी होती है, देता है, हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल सॉल्ट, वाटर, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड। तो इन सब को हम पढ़ेंगे इसमें, फिर देखेंगे ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से हम इनको प्राप्त करते हैं। हम अपने घर में जो खाना खाते हैं उस खाने में हम एक थाली में दाल लेते हैं, चावल लेते हैं, रोटी लेते हैं, चार लेते हैं, दही लेते हैं, पापड़ लेते हैं, पानी पीते हैं, सलाद खाते हैं, ये जो सब कुछ ये खाते हैं, तो हमको इसमें किस किस चीज़ से क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? क्या चावल हम वही खा लेते हैं, दाल हम वही पी लेते हैं? ऐसा नहीं है। हर एक का एक महत्वपूर्ण रोल है, हर एक का एक इम्पॉर्टेंस है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इन सब सारी चीज़ों को ग्रहण करते हैं, रोज़ करते हैं। और ये हमारे हर एक भोजन में, हम आप कोई भी भोजन बनाते हैं या पकाते हैं तो उसमें जल यानी पानी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, वॉट एवर टाइप ऑफ फूड वी गेट।
अगर आप चावल को बनाते हैं तो उस चावल में अभी पानी की बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरत होती है। बिना पानी के आप चावल को नहीं बना सकते, बिना पानी के आप दाल नहीं बना सकते, बिना पानी के आप रोटी नहीं बना सकते, बिना पानी के आप सब्जी नहीं बना सकते, है ना। तो हमारा जो भोजन है वो बिना जल के तो कल्पना ही नहीं कर सकते हम अपने जीवन की, ना भोजन की। तो ये सब कुछ हम लोग किस में देखेंगे? आ फूड में देखेंगे। किस में देखेंगे? आ फूड में देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे द लिविंग वर्ड, दूसरा देखेंगे द सेल बायोलॉजी और तीसरा देखेंगे आ फूड। ये हमारा एक क्रम है। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो नंबर 4 पर हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की। ये हम बात करेंगे कि जो मानव शरीर है, ये जो मानव जो शरीर है वो क्या है, वो कैसे बनके बना है, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, ह्यूमन बॉडी का फंक्शन क्या है, हमारी लिमिटेशन क्या है, हमारी डिलिमिटेशंस क्या हैं, है ना। ह्यूमन बॉडी के एक लिमिटेशंस हैं, हमारे बॉडी का एक लिमिटेशन है। हम जाके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर सकते हैं क्या? मैं आपके सामने हूँ, अगर यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या मैं इसी तरीके से हम काम कर सकेंगे, इसी तरीके से मैं आपसे बात कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगे। क्यों? टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, मुझे ठंड लगेगी, मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है, सकता है मैं ऐसे काम ना कर पाएँ। 4-5 डिग्री में भी मेरी हालत ख़राब होने लगती है, हाथ काँपने लगते हैं, शिवरी करने लगेंगे, है ना। हम थोड़ा सा अपने आप बचाव करेंगे कि बहुत ठंड है, बहुत ठंड है ना। अगर गर्मी बहुत हो जाए, 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो भी हम प्रभावित होते हैं, हम काम नहीं कर पाते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग हमारी प्रभावित होती है। तो छोटी सी स्थिति में हमने देखा कि हमारा जो बॉडी है वो हर टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकता है। 0 डिग्री पे नहीं काम करेगा, बहुत गर्मी हो जाएगी 40-50 डिग्री, उस पर भी काम नहीं करेगा, है ना। आपकी गर्मी लगती होगी, जब गर्मी लगती होगी तो आप काम नहीं कर पाते होंगे। लोग AC यूज़ करते हैं, कूलर यूज़ करते हैं, है ना। आप साधारण पानी नहीं पी पाते हैं गर्मियों में, आप घड़े का पानी इस्तेमाल करेंगे, ठंडा पानी पिएंगे तो आपको थोड़ा रिलैक्स होगा। जाड़े के दिनों में आप चाय पीते हैं, गरम चीज़ें, गरम पदार्थ खाएंगे, है ना। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे गरम रोटी ही चाहिए, गरम सब्जी खाएं, ठंडा खाएंगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, है ना। ठंड के दिनों में आप फ्रिज से निकाल के थम्स अप तो नहीं पी सकते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, वो कब आप पिएंगे? गर्मियों में पिएंगे, लस्सी पिएंगे। तो हमारा जो खान पान है, हमारा जो जीवन है, हमारा जो सब कुछ है, वो एक उसकी लिमिटेशंस हैं। और अगर हम उसकी लिमिटेशन के बियॉन्ड जाएंगे, उसके सीमा के बाद जाएंगे तो हम क्या हो जाता है? हमारे शरीर बीमार पड़ जाएगा। तो हमारे शरीर की एक लिमिटेशंस हैं, हमारे बॉडी की लिमिटेशंस हैं, वो सब कुछ हम लोग ह्यूमन बॉडी में देखेंगे कि हमारा रेंज क्या है, हम कितना देख सकते हैं, कितना सुन सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी देख सकते हैं, हम अपने सामने कुछ दूरी तक देख सकते हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं। हमें जो चीज़ें सुनाई पड़ती हैं उसकी भी लिमिटेशंस हैं। ऑडिबल रेंज है हमारा, है ना। हमारा आई का रिजॉल्विंग पावर है, जिसको देखने की शक्ति बोलते हैं, ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, वो हमारा ऑडिबल। उससे कम की ना हमको साउंड सुनाई देगा, ना उससे अधिक का साउंड सुनाई देगा। तो ये सब हमारी रेंज है। रात में हम देख पा सकते हैं क्या? बिना लाइट के हम देख सकते हैं क्या? अगर आप सारी लाइट ऑफ कर दें दिन में या अंधेरे में हम चले जाएं तो क्या हम लाइट उसके बिना हम देख सकते हैं क्या? हमारे पास आंखें हैं, सब कुछ है। अगर जिस रूम में मैं हूँ, अगर यहाँ पे सारी लाइट ऑफ कर दी जाए तो मैं क्या देख पाऊँगा क्या? आई हैव आइज एंड एवरीथिंग इज़ हियर एज इट इज़ नाउ, यानी सब कुछ वहाँ पर वैसा ही है जबकि जैसा कि है, लेकिन तब भी हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका लाइट नहीं है। तो हम देखते हैं कि बहुत कुछ हमारी जो बॉडी है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर सकती है। ह्यूमन बॉडी ऐसा नहीं है, ह्यूमन बॉडी इसके लिमिटेशंस हैं। आपकी बॉडी फैटिग होगी, थक जाएगी। अब 10 किलोमीटर चलेंगे, 5 किलोमीटर चलेंगे, 2 किलोमीटर चलेंगे, आपका एक रेंज होगा, लेकिन 100 किलोमीटर तो आप नहीं चल सकते कॉन्टिन्यूस, है ना। तो ये आप जो हमारा बॉडी है वो एक डिज़ाइन है, स्पेशली डिज़ाइन है, उसकी लिमिटेशंस हैं, उसका एक फंक्शनिंग है ना। आप एक साथ एक हफ्ते का भोजन नहीं कर सकते, एक दिन का भोजन आप एक साथ नहीं कर सकते आप टाइम टू टाइम करते, क्योंकि हम एक साथ हम नहीं कर सकते, हमारी लिमिटेशंस हैं। आप सारा दिन नहीं सो सकते, 24 घंटे में 24 घंटे नहीं सो सकते। आपको पता है आप 5 घंटे सोएंगे, 6 घंटे सोएंगे, 8 घंटे सोएंगे। कम सोएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम है, और ज़्यादा सोएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम है। तो ये सब कुछ जो है सामान्य स्थितियों में हमारे ह्यूमन बॉडी का फंक्शनिंग क्या है, वो सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे, ह्यूमन बॉडी की क्या लिमिटेशंस है। और पांचवा जो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है वो हम देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। वो हम क्या देखेंगे? ह्यूमन
फिजियोलॉजी क्या है, ये सब कुछ आपके ना तो आपको तैयारी भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको तैयारी में भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देगा। साथ साथ आपको तैयारी के बाद यानी कि जब आप जो है अपनी ट्रेनिंग पे जाएंगे, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे इसको, तो आपको बहुत ये सारी चीज़ें और कहीं नहीं बताई जाएंगी और कोई नहीं बताता है। These are very helpful not for your selection in the MNS, but even when you will start your job then you will be very benefited from these things। जब हम अपनी रेगुलर क्लासरूम में आएंगे, रेगुलर एक एक टॉपिक पर बात करेंगे, तो मैंने आपको एक बहुत ही ब्रॉड वे में केवल एक टॉपिक बताया। ये सब अपने आप में 5-5, 6-6, 10-10 चैप्टर्स को समेटे हुए हैं। ये सब अपने आप में 5-5, 10-10 चैप्टर्स को समेटे हुए हैं। तो ये सब कुछ अपनी बात है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप देखेंगे कि डाइजेशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, यानी पाचन क्या है, भोजन हम खाते हैं तो किस तरीके से फिर हमको 4 घंटे बाद फिर लगता है कि नहीं हमको भोजन करना है, पेट मेरा खाली हो गया, भोजन की ज़रूरत है ना। तो वो सब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे कि डाइजेशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है ना। फिर देखेंगे रेस्पिरेशन, यानी जो सांस हम लेते हैं वो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। फिर हम देखेंगे एक्सक्रीशन क्या है, यानी हमारे शरीर से समय समय पर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का वो बाहर कर दिया जाता है, यानी जो हार्मफुल प्रोडक्ट है वो शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं, तो वो क्या है, एक्सक्रेटरी सिस्टम को देखेंगे। फिर हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो ये सब कुछ हम लोग आपको किस में देखेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखेंगे। ह्यूमन किस में देखेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम ये सारी चीज़ स्टडी करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है। फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, फिर हम देखेंगे डिजीज़, यानी कि जो ह्यूमन डिजीज़ हैं, जो ह्यूमन डिजीज़ हैं, है ना। फिर हम देखेंगे डिजीज़ एंड ह्यूमन हेल्थ। यानी कि डिजीज़ क्या है और ह्यूमन हेल्थ, यानी कि मानव स्वास्थ्य और बीमारियों के बारे में अध्ययन हम करेंगे। अब हेल्थ क्या है, लोग सोचते हैं कि अगर हम बीमार ना पड़े तो हम स्वस्थ हैं, क्या ऐसा है? अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो हम बोलेंगे स्वस्थ है, ऐसा है क्या? तो हम देखेंगे बहुत से लोग हैं सड़क पे घूमते रहते हैं, बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, लेकिन वो उनको समझ में नहीं आता वो क्या काम करें, सड़क पे इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है उस व्यक्ति की, जो सड़क पे घूम रहा होता है ना। आपके दिमाग में कोई टेंशन है कि आप काम कर सकते हैं क्या? अगर आपको दिमाग में घबराहट है, कोई तनाव है, क्या आप काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको टेंशन है। तो आपका जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। फिजिकल स्टेटस हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। आपके पेट में दर्द है, आप क्या कोई काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पेट में दर्द है, आपका स्वास्थ्य खराब है, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हेल्थ की जो डेफिनेशन दी गई है WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी है, उसने कहा है पर्सन दैट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ द डिफॉर्मिटीज़ एज वेल एज डिजीज़ एंड he is or she is physically, mentally and socially fit। इसका क्या मतलब है? जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से पूरा स्वस्थ हो, उसको सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना है। तो ये हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ क्या है। फिर हम देखेंगे डिजीज़ जो होती है, जो बीमारियां हैं, डिजीज़ जो हैं वो क्या है, बीमारी किस किस तरीके की होती है। बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं, है ना। बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरियल ओरिजिनेटेड डिजीज़ हैं, वायरल ओरिजिनेटेड डिजीज़ है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड डिजीज़ हैं, ठीक है। साथ साथ वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं। तो बहुत तरह की बीमारियां हैं। तो इन बीमारियों का क्यों होती हैं, किसके कारण होती हैं, कैसे इनसे बच सकते हैं, कैसे इनसे दूर हो सकते हैं, है ना। आपको पता है आज पूरा विश्व किस बीमारी की चपेट में है, किस तरीके से। तो इस सब का स्थिति को हम लोग कुछ लोग बोलते हैं ये बायो वेपन है, ये बायो अटैक है, जैव हमला है, जैविक हथियारों से हमला है। तो ये सब हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, ये सब चीज़ें, डिजीज़ एंड ह्यूमन हेल्थ क्या है। बाद में हम लोग बात करेंगे 7th में एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी में हम लोग ये देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि आपको सहयोग देखने हैं, जैसे नाइट विज़न कैमरा है
नाइट विज़न कैमरा है, ये अक्सर सहयोग देता है लोगों को जब मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं तो रात में देखने में मदद करता है ना। आप एक्सरे के माध्यम से किसी की हड्डियाँ टूटी है तो उसको आप पता लगा सकते हैं कि नहीं इसकी हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, टूटा है। तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी है। एक्सरे का उपयोग आप किस में कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य में कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड यानी अल्ट्रासोनोग्राफी USG जिसको बोलते हैं, उसके मदद से आप देखते हैं कि किसी भी के पेट में क्या है, कोई पथरी तो नहीं है, शरीर के पेट के मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में क्या है वो हम कहाँ पे देख लेते हैं, हम अपने टेलीविज़न या मॉनिटर्स पे देख लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें इसके हैं। बॉडी के अंदर देखना तो संभव नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से हम देख सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट है जिसका हेल्थ में बड़ा रोल है ना। थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर से आप क्या करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं कि बॉडी का क्या टेम्परेचर है। स्फेग्नोमीटर है, उससे आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, फिर इसका शुगर लेवल चेक करते हैं। तो ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी में डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये सब कुछ जो है आप इसमें आपको करना होगा, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट हम लोग देखेंगे, लास्ट हम लोग क्या देखेंगे, ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, मानव और पर्यावरण। इसको मुझे थोड़ा और पहले डिस्कस करना चाहिए था। ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, मानव पर्यावरण क्या है, मानव का पर्यावरण का प्रभाव कितना पड़ता है ह्यूमंस पे, और ह्यूमन का इन्वायरमेंट में कितना प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अभी आपको पता है कि हम जाके अगर यहाँ अपना ऐसे हाथ रख देंगे तो यहाँ पर धूल मिट्टी हो सकती है, वो सब धूल मिट्टी के माध्यम से हमारे इस हाथों पे बैक्टीरिया वायरस आ जाए, हम उनको कुछ भी खाएँ उसके माध्यम से हम कोई बीमार पड़ सकता है ना। तो इसी तरीके से हमको देखना है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, हम कौन कौन सी चीज़ें जो इन्वायरमेंट को प्रभावित करती हैं। सब कुछ हम लोग ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट में स्टडी करेंगे। तो हम लोग ने आज देखा कि हम लोग किस तरीके से ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ये क्या हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में बायोलॉजी का क्या रोल है, ये बायोलॉजी का आपकी तैयारी के लिए क्या रोल है, बायोलॉजी का आपके सिलेक्शन के बाद आप किस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या रोल है। फिर हमने देखा कि इस प्रिपरेशन में, इस तैयारी में हम किस तरीके से इसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, क्या हमारा एक ब्लूप्रिंट होगा। तो आज तो मेरा दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास इन विच आई हैव डिस्कस द वेरियस टॉपिक टू यू टू एलेबोरेट यू दैट हाउ वी विल प्रिपेयर। तो आई लेम लिस्ट सम टॉपिक्स, मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स को आपके सामने रखा है और ये कहा है कि हम लोग लगभग इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और ये एक एक टॉपिक अपने आप में बहुत चैप्टर्स को कवर करते हैं, यानी एक एक टॉपिक जो लिखे गए 8 टॉपिक लिखे गए, 8 टॉपिक कम से कम 5 चैप्टर को कवर करते हैं। तो लगभग 40 चैप्टर आपके पास है, 40 चैप्टर्स जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं बहुत डिटेल में मैंने कहा है, शुरुआत में कहा है कि अगर आप यहाँ की त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करते हैं, रेगुलर अटेंडेंस रखते हैं, यहाँ के टेस्ट को सॉल्व करते हैं, शीट को सॉल्व करते हैं, मेरे होम असाइनमेंट करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस सुनते हैं और रेगुलर अपने सब्जेक्ट टीचर के कांटेक्ट में रहते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो क्या है, दैट इज़ अ गारंटेड सक्सेस है। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आधे से ज़्यादा हिस्सा आपका कौन कवर कर रहा है, बायोलॉजी कवर कर रहा है। फिर से एक बार हम देख लें लास्ट में कौन कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहला हम कवर करेंगे द लिविंग वर्ल्ड, नंबर 2 सेल बायोलॉजी, नंबर 3 आवर फूड, नंबर 4 ह्यूमन बॉडी, नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी, नंबर 6 डिजीज एंड ह्यूमन हेल्थ, नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, नंबर 8 ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ये 8 टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस से लिए गए हैं। ये 8 टॉपिक अपने आप में कम से कम 4 से 5 चैप्टर्स को कवर करते हैं। फिर से बता दें, ये 8 टॉपिक हैं जो मैंने इधर आपके सामने लिस्ट किए हैं। ये 8 टॉपिक अपने आप में 4 से 5 कम से कम चैप्टर को कवर करते हैं। इस हिसाब से आपके पास 40 चैप्टर का सिलेबस तैयार है और इस 40 चैप्टर्स के बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत ही क्वेश्चन सीरीज होंगी जिसके माध्यम से आपको गारंटेड सक्सेस की तैयारी आपको मिलेगी। तो ये आप सभी को विश यू ऑल वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आपको सफलता मिले। आप जहाँ भी हों, जिस तरीके से भी, जिस भी माध्यम से मुझे सुन रहे हो, जिन तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, मैं सबको यही कहना है कि आप रेगुलर इन बताए हुए टेक्निक्स को फॉलो करें, टच में रहें, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से
निश्चित रूप से आपका जो ड्रीम है, आपने जिसके लिए तैयारी करी है, आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में, आपकी सफलता के लिए आपको शुभकामनाएं, आपको सक्सेस मिले एंड विश यू ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क। थैंक यू वेरी मच।